नमस्कार। सामाजिक राजनीतिक चिंतक और संपादक किशन पटनायक जी की कार्यशैली से हम सभी परिचित हैं। जमीनी स्तर पर बिल्कुल हाशिए के बारे में चिंता करने वाले और देश के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर विचार करने वाले एक शख्सियत किशन पटनायक जी पर यह एकाग्र चल रहा है। मित्रों, यह इस एकाग्र की चौथी कड़ी है और इसमें हम लोग लेखक संपादक राजेंद्र राजन जी को सुनेंगे। वे किशन पटनायक जी के साथ गहरे जुड़े रहे, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में साथ साथ काम करते रहे और उनके विचारों, उनकी दृष्टि को हमेशा अपने लेखन, अपनी कार्यशैली के केंद्र में रखते रहे। आज किशन पटनायक जी पर केंद्रित इस कड़ी में हम राजेंद्र राजन जी की अपनी रचना प्रक्रिया और अपनी पत्रकारीय यात्रा को भी समझेंगे और उस यात्रा में किशन पटनायक जी कई स्तरों पर उनके लिए महत्व रखते हैं, विशेष महत्व रखते हैं, इसको भी जानेंगे और समझेंगे। तो आइए मित्रों, हम इस मंच से पूरी टीम की ओर से राजेंद्र राजन जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। जी और नमस्कार। नमस्कार। जी स्वागत इस कड़ी में। और अच्छा धन्यवाद। यह हो जी कि किशन पटनायक जी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत की जाए और यह चर्चा बिल्कुल आरंभ से ही आरंभ हो। किस तरह से भेंट मुलाकातें हुई, आपने पहले उनकी क्या चीजें पढ़ी, किस तरह से उनके संपर्क में आए। जी राजेंद्र जी, अपनी बात रखें। जी, जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने किशन जी पर एक विस्तृत कार्यक्रम की योजना बनाई और उस पे अमल कर रहे हैं और उसमें किशन जी के करीब रहे कई जाने-माने व्यक्तियों को आपने बुलाया और अगली कड़ियों में और भी कई लोग आएँगे। किशन जी से मेरी मुलाकात या उनके सानिध्य में आने का जो समय था, वो किशन जी के का जो सबसे बाद का दौर था। बाद का दौर यानी जब वो सोशलिस्ट पार्टी के नेता नहीं थे, वो एक उसके बाद की भूमिका में थे। मतलब ये जनता पार्टी की सरकार की विदाई और इंदिरा गांधी की वापसी के बाद का समय था। तब वो उन्होंने समता संगठन की स्थापना कर ली थी। समता संगठन की स्थापना 1980 में बेंगलोर में हुई थी। उसके बाद किसी समय मैं उनके संपर्क में आया। वो 81 या 1981 या 82 का समय रहा होगा। लेकिन उनके नाम और उनके थोड़े बहुत उनके लेखन से थोड़ा बहुत परिचय मेरा हो चुका था, क्योंकि 12वीं के बाद मैं वाचनालयों में जाया करता था और उनके लेख दिनमान, रविवार जैसी पत्रिकाओं में आते रहते थे। अलबत्ता किसी वाचनालय में सामयिक वार्ता नहीं मिलती थी,
जो कि उस समय पटना से निकलती थी। तो किशन जी के जो छिटपुट लेख पढ़े, वो अच्छे लगते थे, उनसे समझ बनती थी और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती थी। उन्हीं दिनों तब मैं बनारस में होता था, उन्हीं दिनों एक व्यक्ति से पता चला कि बनारस के जो हमारे बाद के साथी बने, डॉक्टर सोमनाथ त्रिपाठी, चंचल मुखर्जी, कि इनके पास किशन जी की पुस्तिकाएँ मिलेंगी और सामयिक वार्ता मिलेगी। तो फिर उन लोगों से संपर्क भी बना और सामयिक वार्ता का मैं एक तरह से नियमित पाठक भी बन गया, पुराने अंक भी हासिल करके पढ़े और फिर धीरे-धीरे किशन जी के जो पहले साथी थे उनका साथी बनने के नाते मैं समता संगठन से भी जुड़ गया और समता संगठन से जुड़ने का नतीजा ये हुआ कि एक समय आया जब सामयिक वार्ता जिसको पढ़ने के लिए मैं खोजता था कि कहाँ मिलेगी, उसके संपादकीय काम में भागीदार होने का मौका मिला, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई। बनारस में भी सामयिक वार्ता का काम किया मैंने और बनारस से जब सामयिक वार्ता दिल्ली आ गई तब भी कई साल काम किया। कुल मिलाकर के 12 साल सामयिक वार्ता का काम किया। उसके अलावा दूसरे सांगठनिक कामों में भी हिस्सेदारी रहती थी और जाहिर है कि सामयिक वार्ता की जिम्मेदारी के कारण और समता संगठन क्योंकि एक छोटा सा संगठन था, तो एक तरह की फेस टू फेस सोसाइटी थी उसके भीतर, मतलब सब लोग सबको जानते थे। तो किशन जी से इस तरह से करीबी बनी और तो ये किशन जी का वो दौर था जब वो सोशलिस्ट पार्टी के नेता नहीं थे, लेकिन वैकल्पिक राजनीति खड़ी करने के प्रयासों में लगे थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके लिए तैयार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता तैयार कर सकें और देश में जो बहुत से जन संगठन हैं, जन आंदोलन हैं, जन संगठन और जन आंदोलनों का एक स्वरूप रहता है कि वो एक सूत्री होते हैं, मतलब वो एक मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, कोई केवल विस्थापन के मुद्दे पे काम कर रहा है, कोई केवल किसानों का संगठन है, कोई केवल महिला संगठन है। तो किशन जी चाहते थे कि देश में नई राजनीति खड़ी हो। उनकी इंदिरा गांधी की वापसी वाले दौर में उनकी मुख्य थीसिस ये थी कि सत्ताधारी दल का विकल्प खोजना है। अब वो जमाना नहीं रहा, मतलब अब जो वक्त का तकाजा है वो ये है कि जो सत्ता में है उनका तो विकल्प हमको चाहिए ही, जो विपक्ष में है उनका भी विकल्प चाहिए। मतलब एक जो मौजूदा राजनीति है उसके स्थान पे वैकल्पिक राजनीति चाहिए, एक नई राजनीति चाहिए। तो नई राजनीति के लिए शक्ति कहाँ से आएगी, उसका शक्ति स्रोत क्या होगा? तो वो जन संगठनों और जन आंदोलनों की तरफ देखते थे, नए कार्यकर्ता निर्माण की कोशिश करते थे और इस प्रयास में वो देश भर में घूमते भी रहते थे। तो खैर, तो इस तरह से किशन जी की के मैं काफ़ी करीब आया। हालाँकि ये कहना, मतलब ये बहुत से लोग कहेंगे और सबका कहना सही भी होगा, क्योंकि किशन जी की शख्सियत ऐसी थी कि जो उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में आते थे, रहते, उनको लगता था, उनको किशन जी से एक तरह की आत्मीयता हो जाती थी। जैसा कि आपके ही कार्यक्रम में प्रयाग जी ने कहा कि उनमें एक सम्मोहन था। तो किशन जी के संपर्क में जो लोग रहते थे, उनके सानिध्य में और फिर उनके कर्म और विचार से जो जुड़े हों, उनके लिए तो वो सम्मोहन सम्मोहन और अधिक होता था। तो सबको ये लगता था कि किशन जी के वो काफ़ी करीब हैं। इसलिए इस तरह की बात मेरे अलावा और भी बहुत से लोग कहेंगे और वो सही भी होगा। लेकिन मेरा
सामयिक वार्ता के कारण एक और तरह की निकटता थी। निकटता मतलब कि हमेशा पत्राचार करते रहना पड़ता था, कई बार फ़ोन करने पड़ते थे, मीटिंग करनी पड़ती थी वगैरह। और उसके अलावा समता संगठन के की बैठकों और शिविरों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों, ऐसे मौकों पे भी उनके साथ भेंट मुलाकात और बातचीत का मौका मिलता था। लेकिन किशन जी को याद करते हुए एक ग्लानि भी मेरे मन में उठती रहती है, वो ये कि उनके जैसा प्रखर, उनके जैसा गहरा विचारक, उनका सानिध्य इतने लंबे समय तक रहते हुए उसका जो बौद्धिक लाभ उठाना चाहिए था, वो मैंने नहीं उठाया। मतलब बहुत सी चीज़ों को जानने समझने का जो एक अद्भुत और इतना लंबा समय था, उस समय का सदुपयोग जैसे मुझे कर सकना चाहिए था, मैंने नहीं किया। शायद इसका कारण एक ये भी रहा हो कि मैं कम बोलता था, चुप्पा स्वभाव का था, तो उतना संवाद नहीं करता था। दूसरा कारण एक ये भी समझ में आता है, वो ये कि किशन जी और मुझ में जो दिमागी फ़र्क था, बौद्धिक फ़र्क था, उसके कारण भी शायद मैं उनसे उस तरह की चर्चाएँ नहीं करता था या संकोच होता था। लेकिन किशन जी से जो दूसरे लोग मिलने आते थे, उनसे जो चर्चाएँ होती थीं, उनके प्रश्नों के जो किशन जी उत्तर देते थे या उनके व्याख्यान में को अटेंड करने का जब मौका मिलता था, तो वो मैं बड़े चाव से सुनता था और उनके कई व्याख्यानों के सारांश भी मैंने तैयार किए थे केवल स्मृति के आधार पे। और इतने ही नहीं, उनकी कई गोष्ठियाँ भी मैंने बनारस में कराई थीं और उनका संचालन भी मैंने किया, वो मुख्य वक्ता थे। और मुझे याद है कि मुझे सबसे पहली गोष्ठी जो मैंने अपनी पहल पे कराई और समता संगठन की पहल पे भी होती थी। मैंने खुद पहल करके जो गोष्ठी कराई, वो थी साहित्य और राजनीति के रिश्ते पर। क्योंकि मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि जिस व्यक्ति को मैं अपना गुरु, अपना नेता मानता हूँ, वो और क्योंकि मैं साहित्यिक दुनिया का एक जीव था, तो वो साहित्य और राजनीति के रिश्ते को किस तरह से देखता है, ये मुझे समझना चाहिए। तो बजाय बातचीत करने के मैंने उनकी गोष्ठी ही मतलब उनका एक व्याख्यान ही रख दिया। साहित्य और राजनीति, आपसी संबंध की सीमा रेखा, ऐसा विषय था जहाँ तक मुझे याद आता है और गोष्ठी बहुत अच्छी हुई थी। हालाँकि उसके बाद भी 1-2 गोष्ठियाँ मैंने कराई थी संस्कृति, अपसंस्कृति या नव उपनिवेशवाद वगैरह को लेकर के। तो किशन जी से समता संगठन के नाते एक रिश्ता था, सामयिक वार्ता के नाते था लंबे समय तक। बनारस के अलावा तो किशन जी की जो छवि थी वो एक वक्ता और लेखक की मेरे मन में थी, या उसी से हमारा वो संबंध बनता था। उनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना, उनसे अपनी समझ बनाना, उनके बोले हुए को सुनना, चाहे व्याख्यान के तौर पर, चाहे दूसरे लोगों से जो उनकी चर्चाएँ होती थीं, उनको चाव से सुनना। तो ये संबंध था। कभी उनको जन नेता के रूप में हमने नहीं देखा था। वो एक विख्यात व्यक्ति हैं, उनको उनके व्याख्यान होते हैं तो अखबारों में समाचार आते हैं, सब होता था। लेकिन कभी उनको मास लीडर के रूप में नहीं देखा था। उड़ीसा में जब गया, कोई 89 का साल रहा होगा, तो वहाँ कोई 2 बार में मिला कर के मैं 6 महीने रहा। वहाँ जब उड़ीसा में गया बरगढ़, तब पहली बार मुझे ये फ़ील हुआ, ये महसूस हुआ कि किशन जी एक मास लीडर भी हैं। क्योंकि बनारस में, उत्तर प्रदेश में कहीं और पे मतलब कहीं आम पब्लिक उनको जानती है ऐसा तो लगता ही नहीं था। हाँ, जो पुराने समाजवादी थे, राजनीतिक बुद्धिजीवी के स्तर के लोग थे, दूसरे सामना संगठनों के
जो कार्यकर्ता होते थे, चाहे छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से निकले हुए लोग हों, इस ऐसे सब लोग जानते थे। जब मैं उड़ीसा गया तो पहली बार ये महसूस हुआ कि किशन जी जन नेता भी रहे हैं, मास लीडर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर कोई जानता था, कोई दुकानदार हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, साधारण वकील हो, तो पहली बार वहाँ पे ये महसूस हुआ। और वहाँ उड़ीसा गया तब मुझे, वैसे तो हम जानते थे कि बड़ी सादगी से रहते हैं, पूर्व सांसद को मिलने वाली पेंशन भी नहीं लेते थे और वो साधारण क्लास में चलते थे, ट्रेन में खूब यात्राएं करते थे, लेकिन साधारण क्लास। वहाँ जाने पर पहली बार लगा कि देखा कि उनका जीवन, सादगी की एक छवि तो थी, लेकिन वहाँ जाने पर लगा कि ये सादगी बहुत ही इसको तंगी की हालत कहते हैं, वो ऐसी थी। समता भवन एक कार्यालय का किराया था, मकान था जो किराए पे लिया हुआ था। वहीं पर उसी में उड़ीसा राज्य कृषक संगठन का कार्यालय चलता था, समता संगठन का भी चलता था। उसमें कोई न बाथरूम नहीं था, नल नहीं था, एक कुआं था जिससे कोई पानी खींच देता था, उससे वो नहाते थे। एक टॉयलेट था जिसपे कोई वो नहीं था, दरवाज़ा नहीं था, ऐसे बोरा टाँग करके लटकाया हुआ था आड़ के लिए। तो ऐसी तंगी की जगह पे वो रहते थे। इन बातों को याद करने का एक अर्थ है। हालाँकि वो एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी आए हुए थे, पूर्व सांसद तो थे ही। उनके परिवार में कोई जज रह चुका था, उनके कोई भाई मंत्री भी रह चुके थे, कोई एक भाई लेक्चरर थे। तो और उड़ीसा के सबसे पिछड़े इलाके में, कालाहांडी में, जो कि शायद एशिया के भी सबसे पिछड़े इलाकों में से एक होगा, ऐसी जगह पे एक ऐसे परिवार से आना, एक बहुत अच्छे परिवार से आना ही माना जाएगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी थी, पूर्व सांसद की हैसियत थी, फिर भी वो इतनी तंगी में और बगैर किसी शिकवे शिकायत के बड़े सहज भाव से रहते थे। खाने पीने का खुद का कोई वो नहीं था। वो एक मारवाड़ी परिवार में चले जाते थे दोपहर में, फिर किसी और के यहाँ। जब मैं वहाँ रहने लगा और मैंने खाना बनाना शुरू किया, तो क्योंकि गर्मी का मौसम था, तो दोपहर के समय बहुत गर्मी हो जाती थी, तो फिर दोपहर को जाना दूसरे के उन्होंने बंद कर दिया भोजन के लिए। तो मैं जो बनाता था रोटी सब्जी चावल, तो वो दमे के कारण खाते नहीं थे। ये भी एक विरोधाभास है कि एक उड़िया आदमी जहाँ पे दोनों वक्त चावल खाते हैं, वो चावल से परहेज करते थे। और मैं चावल खा सकता था, लेकिन बनाने की ऐसी सुविधा नहीं थी, तो मैं केवल रोटी बनाता था। तो वही एक एक वक्त फिर वो वही खाते थे। फिर शाम के समय जब घूमने निकलते थे, तब किसी के घर खाना खा कर के आते थे। इन बातों को याद करने का एक विशेष अर्थ है। वो किशन जी से उतना नहीं है, जितना ये कि आज हम कितने छुटभइये लोगों को भी कितने सुख साधन में देखते हैं। और कोई विधायक या सांसद बन जाए तो उसके लिए तो अपार संपत्ति इकट्ठा करने और विलासिता में जीने का द्वार खुल जाता है। इन बातों को याद करने का अर्थ इसीलिए है कि ऐसे लोग भी इस देश की राजनीति में रहे हैं और अभी भी हैं, होंगे, लेकिन उनकी तरफ न समाज ध्यान देता है, मीडिया का तो सवाल ही नहीं। तो खैर, तो किशन जी का ये जो दौर था, वैकल्पिक राजनीति खड़ी करने का, जन आंदोलनों को जोड़ने का, उनके समन्वय का, और जन आंदोलनों को इस बात के लिए प्रेरित करने का कि वो एक सूत्री न रहें, बल्कि देश और समाज और जनता से जुड़े हुए जो और अन्य प्रमुख मसले हैं, उन पर भी वो एक नज़रिया बनाएं, एक दृष्टि बनाएं। तो इससे नई राजनीति
खड़ी हो सकती है और मेरे ख्याल से ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही ज़रूरी है। शायद ये आज और भी ज़्यादा ज़रूरी और भी ज़्यादा प्रासंगिक है, जो कि किशन जी की प्रासंगिकता को और भी चटक ढंग से रेखांकित करती है। किशन जी के साथ रहते हुए उनको पढ़ने और उनकी चर्चाओं को सुनने के अलावा उनकी प्रतिक्रियाओं से भी अपनी दृष्टि बनाने, अपना नज़रिया बनाने में भी कई बार मदद मिलती थी। और कई बार ये लगता था कि इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वो एक साधारण चीज़ को एक नीतिगत या एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ देते थे। इसका छोटा-सा उदाहरण मैं बताऊँ कि एक बार मैं बलिया में था, वहाँ किसान सम्मेलन एक होना था और अच्छा सम्मेलन हुआ था, कोई 3000 लोगों की गैदरिंग हुई थी। उसके लिए मैं बलिया में 15 दिन रहा, खास करके उसके प्रचार कार्य के लिए साइकिल जुलूस निकाले ने और गाँव-गाँव वाल रेटिंग की उस इलाके में वगैरह। तो ख़ैर, तो वहाँ हुआ ये कि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नरेंद्र भारती, वो उनसे मिलने आए। पहला परिचय उनका वहीं हुआ, हालाँकि बाद में वो भी काफ़ी आत्मीय हो गए। किशन जी भी उनके लिए आत्मीय हो गए, वो भी किशन जी के लिए हो गए। तो जो पहला परिचय हुआ उन डॉक्टर साहब से, तो किशन जी ने उनसे बातचीत के क्रम में पूछा कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज़ किस बीमारी के आते हैं? तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मरीज़ एनीमिया के आते हैं, खून की कमी के। तो ये बातचीत तो हो गई, फिर बाद में जब किशन जी ने भाषण दिया उस किसान सम्मेलन में, तो उन्होंने उस इलाके की गरीबी से उन डॉक्टर साहब ने जो अपना अनुभव बताया था, उसको उसका हवाला देते हुए कि सबसे ज़्यादा मरीज़ एनीमिया के आते हैं और उसमें भी औरतों का अनुपात एनीमिया के मरीज़ों में अधिक रहता है। तो उसको कुपोषण से, गरीबी से, उस इलाके की गरीबी से ये जोड़ करके उसका हवाला देते हुए उन्होंने बोला। तो ये मेरा ध्यान इस पे गया कि ये जो दृष्टि है कि किसी भी प्रगति को या देश और समाज आज किस हालत में है, इसको कैसे जांचें, कैसे समझें। तो जो आम लोगों की हालत है उसको पैमाना बनाना, ये एक उनकी बड़ी सीख थी, जो कि हर समय प्रतिबिंबित होती रहती थी। और ये चीज़ मुझे तब भी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई जब मैंने उनकी एक पुस्तिका पढ़ी, जो कि बहुत पढ़ी गई, काफ़ी लोगों ने पढ़ी, बेरोज़गारी पर पुस्तिका थी। और शायद छात्र युवा संघ, जो कि जेपी का बनाया हुआ युवा संगठन था। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के एक शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में बेरोज़गारी की समस्या पे दिया हुआ उनका व्याख्यान अ, टेप करके, फिर टेप से उतार करके पुस्तिका के रूप में फिर छपा था और वो काफ़ी पढ़ी गई, कई बार छापनी पड़ी। तो पहली बार मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने, मतलब मेरी जानकारी में या हमारे पढ़ने की सीमा में, पहली बार मैंने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी जिसमें बेरोज़गारी की समस्या को साधारण लोगों की हालत से या साधारण जो अनपढ़ लोग हैं उनकी बेरोज़गारी से जोड़ करके किसी ने देखा था। आम तौर पर बेरोज़गारी पर जो भी चर्चा होती है, वो ऊपर की जो बेरोज़गारी है, मतलब जो डॉक्टर होने के कैंडिडेट हैं, इंजीनियर होने के कैंडिडेट हैं, यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने के कैंडिडेट हैं, आम तौर पे बेरोज़गारी की चर्चा केवल उस संदर्भ में होती है, जो उच्च शिक्षितों की बेरोज़गारी है, केवल उस सीमा में बेरोज़गारी की चर्चा होती है। किशन जी ने उस व्याख्यान में इस पे फ़ोकस किया था कि क्योंकि जो बेरोज़गारी का जो बड़ा फलक है, मतलब जो व्यापक बेरोज़गारी है, वो इस पर टिकी हुई है कि जो साधारण लोग हैं, उनकी क्रय शक्ति बहुत कम है। तो वो बहुत सारी सेवाएँ नहीं खरीद सकते। बहुत से लोगों को इलाज कराने की ज़रूरत है, लेकिन वो डॉक्टर की सेवा नहीं खरीद सकते। तो फिर डॉक्टर को कितने डॉक्टरों को काम मिलेगा?
बहुत से लोग हैं जिनको जो उच्च शिक्षा अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो उच्च शिक्षा दिलाने की जो आर्थिक कीमत है वो नहीं चुका सकते। तो फिर जो उच्च शिक्षा के शिक्षक हैं, उनको काम नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये हम देखते हैं, किसी गरीब इलाके में आप जाइए, तो वहाँ कोई फ़िज़ियोथेरेपी का सेंटर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि वहाँ किसी के शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी को फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। बस उसका कारण ये है कि उनकी क्रय शक्ति उस सेवा को खरीदने की नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में बहुत से लोग फल नहीं खा सकते। यहाँ तक कि बहुत सारे गरीब लोग रोज़ दाल नहीं खा सकते। तो जो साधारण लोगों की क्रय शक्ति है, जो उससे उन्होंने बेरोज़गारी की व्यापक समस्या को जोड़ करके देखा और उन्होंने बताया कि ये जो शिखर की बेरोज़गारी है, उच्च शिक्षितों की बेरोज़गारी है, वो जो अनपढ़ और कमज़ोर तबके की बेरोज़गारी है, उनकी जो कम आय है, उनकी जो क्रय शक्ति नहीं है, ये उस पे टिकी हुई है। ये पिरामिड का नीचे का जो बेरोज़गारी का एक पिरामिड का व्यापक फलक है, उस और ऊपर जो है वो चोटी की बेरोज़गारी है, उच्च शिक्षितों की बेरोज़गारी है। नीचे की जो बेरोज़गारी है, उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे और नीचे के लोगों की आम लोगों की जो क्रय शक्ति है, वो जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक उच्च शिक्षितों के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इतना ही नहीं, पहली बार हमने ये समझा कि रोज़गार की कुछ कसौटी भी उन्होंने 3 कसौटियाँ उसमें बताई थीं। वो एक तो ये कि रोज़गार केवल काम करना तो है नहीं, मान लीजिए कोई काम करे और उसको पैसा बहुत कम मिले, तो एक तो गुज़ारे लायक आमदनी होनी चाहिए, पर्याप्त आमदनी होनी चाहिए। केवल खटना नहीं तो फिर बेगारी में और काम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो एक तो ये कि काम मिलना चाहिए और साल में कम से कम 8 या 10 महीने काम मिलना चाहिए। अगर किसी को 3 महीने काम मिलता है या 4 महीने मिलता है, जैसे बहुत से खेतिहर मज़दूर हैं, या कोई ट्यूशन पढ़ाता है और उसको दिन भर में कोई 1-2 घंटे का काम मिलता है रोज़, तो वो भी रोज़गार नहीं है। तो उन्होंने एक कसौटी बताई कि साल में कम से कम 8-10 महीने का काम मिलना चाहिए। दूसरा, उस काम का पर्याप्त पैसा मिलना चाहिए गुज़ारे लायक, जिससे सम्मानजनक जीवन निर्वाह हो सके। तीसरी कसौटी उन्होंने ये भी बताई कि जो काम मिले, वो काम वो रोज़गार नैतिक भी हो, एक नैतिकता का भी पहलू उन्होंने किया। अन्यथा वेश्यावृत्ति को भी रोज़गार हम मान लेंगे, या जुआ खेलना या जुआ खिलवाना भी रोज़गार हो जाएगा। तो 3 तो पहली बार, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पहली बार जो है ऐसे एक मतलब इस तरह की इस तरह से उनको सुनते हुए और उनकी चीज़ों को पढ़ते हुए एक समझ बनती थी और एक दृष्टि बनती थी। तो ये किशन जी के साथ जो है और वो उड़िया भाषी थे, उनकी मातृभाषा उड़िया थी, लेकिन इतनी अच्छी हिंदी से मेरा मतलब ये है कि इतनी प्रभावशाली, छूने वाली, छाप छोड़ने वाली हिंदी वो लिखते थे, जिसमें बारीकी होती थी, जिसमें तार्किकता होती थी, पैनापन होता था और एक उड़िया भाषी व्यक्ति की हिंदी पढ़ते हुए मन में एक लग उठती थी कि हम ऐसा कब लिख पाएँगे? शायद कभी नहीं लिख पाएँगे। इतनी बारीकी, इतना पैनापन, छू लेने वाला, प्रभावपूर्ण और कभी-कभी क्योंकि उड़िया में आप जानते हैं क्रिया में लिंग नहीं है, बांग्ला में नहीं है, तो कभी कोई जेंडर की गलती हुई वो अलग बात। लेकिन उनकी जो भाषा थी, वो बड़ी प्रभावपूर्ण होती थी, लिखने में भी और बोलने में भी और वो उनकी वक्तृता तो ऐसी होती थी कि जैसे उस समय सरस्वती सवार हो जाएँ। तो ऐसी उनकी वक्तृता थी और बहुत बार ऐसा भी अनुभव हुआ कि हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी के शब्दों के प्रति जैसी बारीकी और जैसी संवेदनशीलता उनमें है, खुद मुझ में नहीं थी, जबकि मैं कविता भी लिखता था और दूसरा पत्रकारिता में भी था। इसका एक उदाहरण मैं दूँ कि
उन्होंने भूमंडलीकरण की जगह ग्लोबीकरण शब्द लिखना शुरू किया। और अगर आप विकल्पहीन नहीं दुनिया पढ़ें, जो कि उनकी सबसे चर्चित किताब है, तो आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि उन्होंने अवॉइड करना शुरू किया ग्लोबीकरण, मतलब बस भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण लिखना उन्होंने अवॉइड किया, क्योंकि उनके उसमें उनकी समझ में या विरासत से जो चीज़ उन्होंने हासिल की थी, वो ये विश्व को एक बहुत ही सकारात्मक अर्थ में, जिससे वसुधैव कुटुंबकम, विश्वबोध, विश्व दृष्टि जैसे शब्द जुड़े हुए हैं, और तो उसको एक मानवता का जो सबसे व्यापक दायरा है, उस उससे उनकी समझ बनी हुई थी। तो विश्व शब्द उनके लिए बड़ा पवित्र शब्द था। तो एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी नीति जिसका वो विरोध कर रहे हैं, उसको वैश्वीकरण कह कर के कैसे वो मतलब चिन्हित करें। तो उन्होंने वैश्वीकरण लिखने के बजाय ग्लोबीकरण उन्होंने लिखना शुरू किया। और तो जब उन्होंने लिखना शुरू किया और ये चीज़, उसके पीछे का ये तर्क मुझे समझ में आया, तो मुझे ये भी चीज़ खटकी कि ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई। इसी तरह से बीएचयू में हम लोग एक समता संगठन के ही ज़माने में समता युवजन सभा नाम से युवा संगठन चलाते थे। तो बीएचयू में समता युवजन सभा की तरफ से उनकी कई गोष्ठियाँ हुई थी, कई व्याख्यान दिए हुए थे। तो एक व्याख्यान हम लोगों ने कराया था 21वीं सदी में भारत, तब 20वीं सदी ही थी, और राजीव गांधी आ गए थे, तो 21वीं सदी का जो उन्होंने नारा उछाला था कि देश को ले जाना है, तो 21वीं सदी की एक चर्चा शुरू हो गई थी। तो विषय वो था, लेकिन उस पर बोलते हुए का जिक्र किया जो राजीव गांधी, समझौता और संधि में क्या फर्क है। पहली बार हमने इस पे देखा कि किसी ने कि ये संधि है या समझौता, नहीं समाधान। उन्होंने कहा कि ये समझौता हो सकता है, संधि हो सकती है, समाधान नहीं है। समझौता और समाधान में फर्क है। इसको समाधान कह करके अभी हम ना कहें, क्योंकि पंजाब की जो समस्या है उसका एक कारण वो मानते थे कि उसका एक कारण खेती किसानी भी है, क्योंकि जो सिख आबादी है वो पंजाब में अमूमन देहात में रहती है। तो वो जो किसानों किसान होने की, खेतिहर होने की जो तकलीफ है, और खेतिहर होने का जो दंश है, और खेती जो घाटे का धंधा बन गई है, तो इससे जोड़ करके, और शायद ये भी पहली बार था कि जो पंजाब समस्या कह कर के जिसका जिक्र और चर्चा होती थी, उसको खेती किसानी के संकट से जोड़ करके पहली बार किसी ने देखा। ये मतलब पहली बार ये मेरा अनुभव हुआ था। उनके बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उनके साथ रहते हुए कई बार, या जो लोग उनके साथ रहे हैं, और बहुत से लोग साथ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा दौर था उनके सानिध्य में आने का, उस दौर में भी बहुत से लोग उनके सानिध्य में आए, क्योंकि जो लोग बाद में पैदा हुए तो बाद में ही आएंगे। लेकिन वो किशन जी का तूफानी दौर नहीं था। वो बहुत वो दौर था जब थोड़े थोड़े लोग कई गोष्ठी में, व्याख्यान में, संपर्क में आते थे। लेकिन एक समय वो सांसद थे, और बड़े प्रखर और मशहूर सांसद थे, और 62 से 67 वाली लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद थे, विख्यात, जब सोशलिस्ट पार्टी के केवल 5 सांसद थे। और उनकी प्रखरता से, वो जो 5 थे उन सब की प्रखरता से ऐसा लगता था कि उस समय का विपक्ष वही। और तो और किशन जी समाजवादी युवजन सभा जो का युवा संगठन था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो सांसद होने के नाते, और समाजवादी युवजन सभा उस समय की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बड़े तूफानी दौर में थे, और देश भर घूमते थे। देश भर में
उनके संपर्क में बहुत सारे लोग समय आए थे। बाद में किशन जी से वो लोग मिलते भी थे। बहुत सारे लोग निष्क्रिय हो गए, फिर भी जब उनके साथ कभी यात्रा करने का मौका मिलता था, तब समझ में आता था कि पहले के दौर में उनके संपर्क में आए हुए लोग, जो कि उनके मुरीद मुरीद भी होते थे, उनके नेतृत्व में काम किए हुए होते थे, उनसे मिलते थे और उनमें से कई लोग उनसे गुज़ारिश करते थे कि उन्हें समाजवादियों को इकट्ठा करिए, एक आप ही रह गए हैं वो। लेकिन किशन जी कभी भी इस बात के लिए उत्साहित होना तो दूर, उन्होंने कभी इस बात को माना नहीं कि ये किया जाना चाहिए। उनके लिए ये एक बेकार, उनकी निगाह में ऐसा करना एक बेकार की एक्सरसाइज़ होगी। वो मानते थे कि ये एक नॉस्टैल्जिया है। अगर देश में समाजवादी शक्ति कोई खड़ी करनी है, तो विषमता के खिलाफ या जो जन आंदोलन चल रहे हैं और जिनका वो कहीं से भी विषमता विरोधी सेंटिमेंट से जुड़ते हैं, विषमता विरोधी तत्व उनमें है या उनको विषमता विरोध की तरफ ले जाया जा सकता। ऐसे सब लोगों को जोड़ने से ही देश में नई राजनीति कहें या नई समाजवादी राजनीति कहें या नई जन राजनीति कहें, जो भी नाम दें, चाहे तो लोक नीति नाम दें, जो भी नाम दें, नाम की बात नहीं है, तब उसी उसी से नई शक्ति खड़ी हो सकती है। तो वो बहुत से लोगों के बार-बार गुज़ारिश करने पर भी पुराने समाजवादियों को इकट्ठा करने, पुरानी बातों को दोहराने, इसके चक्कर में कभी नहीं पड़े। यहाँ तक कि वो उनके लेखन में, उनके भाषणों में भी, जो कि दूसरे समाजवादियों के साथ हम देखते थे कि लोही को दोहराना, डॉक्टर साहब ऐसे थे, ये किया, उनके पराक्रम को याद करना, फिर बाकी ऐसा नहीं। किशन जी हमेशा नए और ताज़े दिखते थे और लोहिया उनके गुरु ज़रूर थे और वो कहते भी थे, कई बार कहा कि लोहिया को मैं अपना गुरु मानता हूँ। लेकिन वो कहते थे कि अगर आप किसी को सचमुच गुरु मानते हैं और केवल मानते नहीं बल्कि उसको उससे सीखा भी है, तो वो आपके भीतर उतर जाना चाहिए। फिर आप किसी भी शब्दावली में, किसी भी भाषा में और नाना प्रकार से फिर आप कह सकते हैं, नए-नए संदर्भों में कह सकते हैं कि बातों को, उनकी श्रुतियों को, शब्दावली को उसी की एज़ इट इज़ दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है और उस समय के पीछे के दौर में लौटने का ख्वाब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई, मैं समझता हूँ कि बहुत बातें तो निकलती रहेंगी, लेकिन किशन जी मैंने किशन जी पर एक कविता भी लिखी है, तो वो कविता भी मैं सुनाना चाहूँगा। उसके अलावा 2-3 उनके छोटे अंश, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, जो 2-3 मिनट में सुनाए जा सकें, ऐसे उनके लेखन से 2-3 अंश सुना करके अपनी बात को विराम दूँगा। तो या तो पहले मैं उन्हीं के लेखन से 2-3 अंश सुनाता हूँ। अर्पण जी ठीक है? जी, बिल्कुल। जी, जी, स्वागत। जी। तो जैसे मैंने कहा कि वो नए और ताज़े दिखते थे, लगते थे, तो ये आप गौर करिए कि उनकी जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई चर्चित किताब है, ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। इसका पहला ही लेख या पहला ही निबंध, उसका शीर्षक आप गौर करिए, वो ये है, नए विचारों और नए शास्त्रों की प्रतीक्षा। आमतौर पर होता ये है कि कोई किसी वैचारिक परंपरा से आया है, तो वो ये मानता है और मनवाने की कोशिश भी करता है कि ज्ञान तो उनके गुरु या उनकी विचारधारा ने दे दिया है और अब नया सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, केवल ग्रहण करने की ज़रूरत है। किशन जी ऐसे नहीं थे और आप देखिए कि वो अ, स्वयं एक समाजवादी चिंतक निर्मित हुए लोहिया के समय ही, लेकिन वहीं रुक नहीं गए
और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बस लोहिया साहित्य को बेचने और फैलाने की ज़रूरत है, नया कुछ सोचने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कई बार इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि जैसे लोहिया को नकारना नहीं, ये नकारना नहीं है, किसी चीज़ में अपने समय के हिसाब से कुछ जोड़ना, नई चीज़ों पे सोचना, कई बार पुरानी चीज़ों पर नए सिरे से, नए संदर्भों में सोचना, ये किसी को नकारना नहीं है, ना इसमें कोई अहंकार है। ये तो एक क्रिएटिव रचनात्मक काम है और ये रचनात्मकता किशन जी में थी। इतने ही नहीं, वो अपने साथियों से भी इस रचना ऐसी बौद्धिक रचनाशीलता की उम्मीद करते थे। खैर, तो ये किशन जी का विकल्पहीन नहीं है, दुनिया का पहला लेख है। नए विचारों और नए शास्त्रों की प्रतीक्षा। 20वीं सदी के ये शुरुआत का अंश है। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में मनुष्य का विचार कमजोर हो रहा है, मानो मनुष्य जाति का दिमाग छोटा हो रहा है। परिस्थितियों को समझने और सुलझाने के लिए प्रचलित विचार और सारे शास्त्र बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहे हैं। 21वीं सदी शुरू होने के पहले इस समस्या का हम बयान कर देना चाहते हैं, ताकि मनुष्य की विचार शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए हर दिशा से प्रयास हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अध्ययन, मनन, चिंतन आदि के काम पहले से ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। ग्रंथों की रचना और शास्त्रीय अनुसंधान पहले से कई गुना अधिक है। कहा जाता है कि चिंतन मनन सहायता जुटाने के काम में टेक्नोलॉजी एक जबरदस्त भूमिका अदा कर रही है। इस दावे के बारे में हम आश्वस्त नहीं हैं। क्या इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अपनी परिस्थितियों का मुकाबला करने में अपने को ज़्यादा सशक्त अनुभव कर रहा है? विचार कोई कूड़ा नहीं है कि उसका ढेर बनता जाए, और न ही वह प्रदर्शनी का कोई माल है कि उसके बारे में हम कहें कि इतना लंबा, मोटा या विस्मयकारी है। विचार ऐसी भी वस्तु नहीं है कि श्रीमंत लोग उसको बड़ी मात्रा में खरीद कर मौज मस्ती करें। विचार की उत्पत्ति तब हुई जब एक प्रजाति के तौर पर मनुष्य को लगा कि वह चुनौतियों से घिरा हुआ है, जिन्हें समझे और सुलझाए बगैर उसका चल पाना संभव नहीं है। जब कई चीज़ों की समझ पक्की हो जाती है, तो वह शास्त्र बन जाती है। बहुत सारी बातें विवाद और अनुसंधान की प्रक्रिया में रहती हैं। शेष जो रहस्य और अंधकार की तरह जान पड़ता है, उसको भी कल्पना और मिथकों के द्वारा वैचारिक सांचे के अंतर्गत रखा जाता है। इन तीन परतों के परस्पर संबंध से मानवीय विचार का एक संसार बनता है। हर मनुष्य या मनुष्य समुदाय का एक विचार संसार होता है। इस विचार संसार को हटा दें तो मनुष्य का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। इस विचार संसार में रहकर मनुष्य को विश्वास रहता है कि वह टिका रहेगा, बुरी स्थितियों से उबर पाएगा और एक बेहतर भविष्य बना पाएगा। यह विचार संसार इन दिनों बिल्कुल सूना हो गया है। जिन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य युगों से प्रयासरत था, जिन सफलताओं को हम 20वीं सदी के प्रथमार्ध में आसन्न समझते थे, वे अब बहुत दूर और प्रायः असंभव दिखने लगे हैं। एक और अंश मैं सुनाना चाहूँगा, और वो आजकल और ज़्यादा मौजूद है, और इतने ही नहीं, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। और इसके बाद दूसरे अंश नहीं सुनाऊँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाए कार्यक्रम। ये अंश है उनके लेख, ये जो कि सितंबर 1990 में लिखा गया था। इसका शीर्षक है इतिहास और बदले का सिद्धांत। 2 या 300 साल में इतिहास का एक युग पूरा हो जाता है। ध्यान दीजिए, 2 या 300 साल में इतिहास का एक युग पूरा हो जाता है। 300 साल से अधिक यह होता नहीं है।
300 साल के बाद हर एक घटना अतीत युग की हो जाती है। उसके साथ आप सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। उन दिनों के योद्धाओं से आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उनकी वीरता की आप वाहवाही नहीं ले सकते। उस पल की उपलब्धियों को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ उनकी स्वस्थ धाराओं का नवीकरण और पुनर्जागरण कर सकते हैं। उन दिनों की गलतियों को आप सुधार नहीं सकते, जैसे मीर जाफर या जयचंद की गलती को सुधार नहीं सकते। सिर्फ आगे के लिए सतर्क हो सकते हैं। इसी तरह उस युग के अपमानों का आप बदला नहीं ले सकते। होठों पर तटस्थ मुस्कान लिए आप उन पर थोड़ी देर मनन कर सकते हैं। बीते युग के असंख्य युद्धों और संधियों, जय पराजय और मान अपमान की घटनाओं को इतिहास के खेल के रूप में देखकर आपको अनुभव होगा कि आपकी छाती चौड़ी हो रही है, धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र हो रहा है। हर युद्ध के बाद रक्त का मिश्रण होता है। हर युद्ध के बाद रक्त का मिश्रण होता है और हमारी कौम तो दुनिया की सबसे अधिक हारी हुई कौम है। 300 साल बाद किसी की कोई संतान भी नहीं रह जाती है, सिर्फ वंशधर रह जाते हैं। संबंध जोड़ने वाला शब्द नहीं है। नाती पोते प्रपौत्र के बाद रिश्ते की स्मृति नष्ट हो जाती है। इसलिए कबीलाई संस्कृति में भी बदला लेने का अधिकार नाती पोते तक रहता है। युग बदलने से कर्म, विचार और भावनाओं का संदर्भ भी बदल जाता है। हमारे युग में मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने का लक्ष्य हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे युग का संदर्भ भिन्न है। इस तरह के बहुत सारे चमकीले अंश मिलेंगे, क्योंकि उनके लेखन में ऐसी बहुत सारी विचारोत्तेजकता, सोचने की प्रेरणा देने की क्षमता और चमक है। तो इस तरह आ रही है अर्पण जी। ओ, अर्पण जी, मेरी आवाज आ रही है? क्या हो गया? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बीच में कुछ दिक्कत आ रही थी, अभी ठीक है। राजेंद्र जी हेलो आ रही है आवाज, आप जी। आगे बोलें। राजेंद्र जी जी आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ हाँ रही है। जी। किशन जी पर मैंने एक कविता लिखी थी, जो कि मित्रों, कुछ कनेक्शन की समस्या के कारण राजेंद्र जी को सुनने में हमें दिक्कत हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही उसका समाधान निकल आएगा। और अभी हमारे साथी जी राजेंद्र जी आप जुड़ गए हैं। धनंजय सिंह जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि मौसम की वजह से संभवतः नेटवर्क साथ न दे रहा हो। जी हो सकता है, और हम कोशिश करते हैं कि वे शीघ्र हमारे साथ जुड़ जाएं। और मित्रों, अभी जिस किताब की चर्चा कर रहे थे और उसमें से भी एक अंश इन्होंने सुनाया, नए विचारों और नए शास्त्रों की प्रतीक्षा अध्याय से किशन पटनायक जी का लिखा हुआ, वह निश्चय ही महत्वपूर्ण रहा। और बाद में एक अंश और हम सुन रहे थे। जब इस किताब की चर्चा हो रही है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया की, जो निश्चय ही एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक, और लोगों ने इस किताब को खूब खूब पढ़ा है। सब लोग इस किताब की लोकप्रियता से
प्रभावित भी हैं। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, सभ्यता, समाज और बुद्धिजीवी की स्थिति पर कुछ विचार। इस पुस्तक के फ्लैप पर हमने पूर्व में भी अशोक वाजपेयी जी की लिखी हुई टिप्पणी सुनाई थी। आज दो और महत्वपूर्ण टिप्पणियों को यहां पर रखते हैं, कृष्ण कुमार जी का और गिरधर राठी जी का। कृष्ण कुमार जी क्या लिखते हैं, पहले इसे सुनते हैं। किशन पटनायक के लेखन में हम बौद्धिक साहस का एक दैनिक संस्करण देख पाते हैं। किशन पटनायक के लेखन में हम बौद्धिक साहस का एक दैनिक संस्करण देख पाते हैं। और वे आगे लिखते हैं, सरलता और धैर्य दोनों के पैमानों पर चौंकाने वाला यह साहस हमें अपनी अपनी जिंदगी जीते हुए सामुदायिक बनाता है और समाज की बुनावट में रहते हुए उसे उधेड़ने व फिर से बुनने की प्रेरणा देता है। किशन पटनायक को पढ़ने से मिलने वाली प्रेरणा लगभग हमेशा अपनी हिम्मत की पहुंच के भीतर होती है, इसलिए वह आश्वस्त करती है, कई और प्रेरणाओं की तरह थकाती या ऊंचाई से चिढ़ाती नहीं। एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो कृष्ण कुमार जी लिख रहे हैं कि कैसे बिल्कुल जमीनी बातें, आम आदमी की समस्याओं, उनकी दैनंदिन जरूरतों से जुड़ी हुई बातें। और देखिए कृष्ण कुमार जी कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उनसे मिलने वाली जो प्रेरणा है वो हमारी अपनी हिम्मत की पहुंच के भीतर होती है। वे कोई बहुत ऊंची उड़ान की बात नहीं करते हैं, वे बिल्कुल जमीनी बात करते हैं, ऐसी समस्याओं की बात करते हैं और सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करते हैं, उनके समाधान को लेकर हमारे पास आते हैं। और वे समाधान जमीनी समाधान होते हैं, वे ऐसे होते हैं जो लगता है कि हाँ, इनके माध्यम से हम अपने समाज को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक और प्रतिक्रिया यहां पर ले रहा हूं गिरधर राठी जी की। गिरधर राठी जी लिखते हैं, गांधी और लोहिया के बाद शायद किशन पटनायक ही आजाद भारत के ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बौद्धिक समुदाय के कठोर हृदय और गतानुगतिक, माफ कीजिएगा मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। गिरधर राठी जी लिखते हैं कि गांधी और लोहिया के बाद शायद किशन पटनायक ही आजाद भारत के ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बौद्धिक समुदाय के कठोर हृदय और गतानुगतिक नकलची दिमाग पर लगातार दस्तक दी है। किशन पटनायक की कल्पना का बुद्धिजीवी वह स्त्री पुरुष होगा जो अपने विषय में पारंगत हो। गिरधर जी लिख रहे हैं कि किशन पटनायक की कल्पना का बुद्धिजीवी वह स्त्री पुरुष होगा जो अपने विषय में पारंगत हो, अपनी विधा को निजी स्वार्थ साधन की वस्तु न समझता हो, अपने निजी और पारिवारिक और वर्ण जाति वर्ग हितों से परे जाकर समूचे समाज और मानव जाति के हित में अपने हुनर लगाने को तैयार हो और सबसे अधिक किसी भी तरह की ढांचागत सोच से उबार कर नया कुछ सोचने, बनाने, करने के लिए तैयार हो। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम सिर्फ ऊंची और कुछ ऐसी बातें कर लें और स्वयं हमारी अपनी करनी में वह बात न रहे। किशन पटनायक एक ऐसे समाज विचारक, एक ऐसे राजनीतिक कर्मी रहे जिनकी कथनी और करनी में भी कोई भेद नहीं रहा। वे कई बार कटु होते हैं, कई बार
वे बिल्कुल साफ-साफ बात कहते हैं, जिसकी चर्चा, जिसकी ओर संकेत कल प्रयाग शुक्ल जी भी कर रहे थे। मगर वहां भी उनका उद्देश्य यही है कि हम सच को सच कह सकें और हम इस तरह से अपनी बात रखें जिसमें एक नैतिक बल भी हो। लगातार जाति प्रथा का विरोध हो या राजनीति में या विभिन्न अलग-अलग समाज की के जरूरी हिस्सों में हाशिए के लोगों को लाने की कोशिश हो, इन सब की ओर किशन पटनायक ध्यान देते हैं। तमाम आंदोलनों के साथ जुड़े हुए और बिल्कुल स्वयं जिसकी बात अभी आज हमारे साथी ने भी की कि किस तरह से पूर्व सांसद होते हुए भी बिल्कुल बेहद निम्न स्तर की सुविधाओं के बीच रहते हुए, असुविधाओं के बीच रहते हुए भी वे अपना जीवन जी रहे थे, बगैर किसी शिकायत के। यह नैतिक बल के बगैर संभव नहीं है, जिसकी आज बड़ी ज़रूरत है। मैं फ़ोन ले लूँ राजन जी का। राजन जी, एक बार कोशिश करें आने की। राजन जी, एक बार पुनः आने की कोशिश करें। हाँ, एक बार आइए, तब तक मैं कुछ और बातें कह रहा हूं। आइए, स्वागत। तो इस तरह से मित्रों, आज जैसा कि अभी हमने कृष्ण कुमार की टिप्पणी में या गिरधर राठी जी की टिप्पणी में या कल के दो वक्ताओं के वक्तव्यों में या आज राजेंद्र राजन जी की टिप्पणी में देख रहे हैं कि किशन पटनायक जी की सोच कितनी गहरी रही, उनका जीवन कितना सादा रहा और निजी आकांक्षाओं को परे रखकर वे समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहे। ऐसा नहीं कि उन्हें जीवन के दूसरे कटु यथार्थों की जानकारी नहीं थी या वे समाजवादियों के बीच भी, अपने लोगों के बीच भी आकांक्षाओं और लोलुपताओं से अनभिज्ञ थे। मगर जो लोग उनके साथ रहे, उनको लेकर वे चलते रहे। उनके ही कई साथी, कई लोग जो विपथगामी हुए, उनसे उन्होंने दूरी भी बनाई, मगर वे हार नहीं माने। उनके पास जितने लोगों का समूह रहा, उसको लेकर वे चलते रहे। तो कहीं न कहीं धूप छांव के विभिन्न रंगों के बीच किशन पटनायक आगे बढ़ते हैं। उनको मोहभंग नहीं होता है। वे मनुष्य के भीतर के बदलाव को भी समझते हैं, मगर वे हमेशा अपनी बेहतरी के लिए लोगों को प्रेरणा देने का काम भी करते रहे हैं, चाहे वे लोग जितनी ही संख्या में क्यों नहीं हो, जिसकी ओर संकेत राजेंद्र राजन जी ने भी किया कि कैसे बनारस की गोष्ठियां वो करते रहे। लेकिन वे कितने बड़े लीडर थे, कितनी कम उम्र में लोकसभा में पहुंचे और किस प्रखर ढंग से अपनी बातें रखी, यह भी उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा सच है। तो उनके ही व्यक्तित्व में हमें कई रंग दिखाई पड़ते हैं, तमाम उतार चढ़ाव जो देश की राजनीति में, जो बौद्धिक वर्गों में भी कई तरह की चीजें घटी, तो उन सब से भली भांति अवगत होते हुए और बगैर निराश हुए अंत तक किशन पटनायक जी डटे रहे, लड़ते रहे। राजेंद्र जी हमसे पुनः जुड़ गए हैं। जी, अपनी बात पूरी करें राजेंद्र जी। जी, किशन जी पर जो कविता मैं सुना रहा था, तकनीकी व्यवधान आ गया इसलिए उसको फिर से सुना रहा। जी। शीर्षक है, तुम थे हमारे समय के राडार, तुम थे हमारे ही तेजस रूप, हमारी चेतना की लौ, हमारी बेचैनियों की आंख, हमारा सधा हुआ स्वर, हमारा अगला कदम।
तुम थे हमारे ही तेजस रूप, हमारी चेतना की लौ, हमारी बेचैनियों की आंख, हमारा सधा हुआ स्वर, हमारा अगला कदम। राजनीति जब व्यापार में बदल रही थी और सब अपनी अपनी कीमत लगाने में लगे थे, राजनीति जब व्यापार में बदल रही थी और सब अपनी अपनी कीमत लगाने में लगे थे, तुम ढूंढते रहे राख में दबी हुई चिंगारियां, तिनका तिनका जुटाते रहे विकल्प का ईंधन। यह अकेलापन ही था तुम्हारा अनूठापन। तुम में था धारा के विपरीत चलने का साहस, न कारखाने में बोलते रहने का धीरज। तुम में था धारा के विपरीत चलने का साहस, न कारखाने में बोलते रहने का धीरज। जब सब चुप थे, जब सब चुप थे, ज्ञानी चुप थे, पंडित चुप थे, समाज के सेवक चुप थे, जनता के नुमाइंदे चुप थे, तुम उठाते रहे सबसे जरूरी सवाल, क्योंकि तुम भूल नहीं सके, क्योंकि तुम भूल नहीं सके जनसाधारण का दैन्य, काला हांडी का अकाल। तुम थे हमारे समय के रडार, बताते रहे किधर से आ रहे हैं हमलावर, कहाँ जुटे हैं सेंधमार, कहाँ हो रहे हैं तुम्हारे खेतों खलिहानों जंगलों, कहाँ हो रहे हैं तुम्हारे खेतों खलिहानों, तुम्हारे अधिकार छीनने के मसौदे, कहाँ घिरा है जनतंत्र, किधर से आ रही हैं आवाजें, कहाँ घिरा है जनतंत्र, कहाँ है गरीबों की लक्ष्मी कैद, देखो ये रहे गुलाम दिमागों के छेद। सब कुछ विदा नहीं होता, सब कुछ विदा नहीं होता, बहुत कुछ रह जाता है, जैसे टिक जाता है संघर्ष में तपा हुआ विचार। सब कुछ विदा नहीं होता, बहुत कुछ रह जाता है, जैसे टिक जाता है संघर्ष में तपा हुआ विचार। दिख जाती है एक उंगली अन्याय की जड़ों की तरफ इशारा करती, बार बार चली आती है हमें पुकारती हुई एक पुकार, कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, पर गढ़ने होंगे क्रांति के नए औजार, जाना होगा पुरानी परिभाषाओं के पार। शुक्रिया अर्पण जी, और जनसुलभ पुस्तकालय कार्यक्रम को देख रहे सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी शुक्रिया। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत आभार राजेंद्र राजन जी, अपनी टिप्पणी के लिए, आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए, आपके इस सुचिंतित वक्तव्य के लिए, और किशन पटनायक जी के विचारों और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित इस बेहद भावप्रवण कविता के लिए हार्दिक आभार आपका और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि। किशन पटनायक जी पर केंद्रित यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलेंगे। तब तक सभी को नमस्कार।